ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ जो सीटेट स्पेशल है इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक क्वेश्चन को टच करने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले कौन सा सही नहीं है, नहीं है को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लाख बराबर है 100,000 के, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, या फिर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को फटाफट ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए और अपना आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों सही है। कैसे हैं इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले ये तीन को देख लेते हैं, या चलिए एक से ही देखते हैं। 1 मिलीलीटर यानी हम लोग जानते हैं कि 1,000 ml इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर, यानी क्या 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। तो शतांश का मतलब क्या होता है, क्या कि एक इस शतांश का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस शतांश का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे जब हम लोग 1 मिलीलीटर निकालेंगे, 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये शतांश अगर होता तो यहाँ पे 1/100 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/1000। तो ये हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। बाकी तीन हमारे सही है। चलिए उन सबको भी देख लेते हैं एक बार। 1 लाख बराबर है 100,000 के, 100 और 1000, 3 जीरो और। अब क्या ये 1 लाख के बराबर है, तो देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। ठीक है, तो 1 लाख में हमारा 5 जीरो, तो 100 लाख में क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो और लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 100 लाख क्या 1 करोड़ के बराबर है, तो देख लेते हैं। लाख यहाँ तक हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का शतांश है, यानी 1/100 मीटर होता है। जी बिल्कुल करेक्ट है ये यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर 1 बटे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एक का करेंगे तो ये 100 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 शतांश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। इन घनों की संख्या बताइए, उन घनों की संख्या बताइए जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट क्वेश्चन को समझिए, बनाने का प्रयास करिए। एक घनाभाकार बक्सा है, तो घनाभ की आकृति इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है 13 मीटर लंबाई, 11 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 9। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों का एक घन दिया हुआ है, और घन की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है 12 सेंटीमीटर ही होगा। अब इन दोनों बक्से में जो है 3060 घन जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी एक छोटा घन और है जिसकी की भुजा 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों बक्से में ऐसे ऐसे 3060 घन को पैक करना चाहती है। तो कितने घन ऐसे होंगे जो इन दोनों बक्से में पूरे के पूरे भर देने के बाद भी नहीं रख पाएंगे, तो वो पूछ रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। आखिर इस बक्से में जितना क्वांटिटी में सामान अटेगा वो हम लोगों का क्या निकलता है, आयतन, जिसको वॉल्यूम कहते हैं। फिर हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसमें इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आयतन देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। याद रखिएगा, इसका घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, 9 गुना 11 गुना 13, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसको गुना कर लेते हैं। गुना कर लेने के बाद हम लोगों का ये आ जाएगा 1287, और यूनिट यहाँ पे दिया हुआ क्या था हम लोगों का, सेंटीमीटर में था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर
क्यू। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 बार सेंटीमीटर 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 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यू हो रहा है। ये त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है। तो इसमें 3 भुजा का इसमें कैलकुलेशन हमेशा होता है, इसलिए सेंटीमीटर क्यू पे आएगा। और जब हम लोग घन का आयतन निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, साइड का क्यू, यानी भुजा का क्यू। 3 बार भुजा को गुना कर दीजिए और वही उसका आयतन हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का क्यू, 12 गुना 12 गुना 12। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 गुना 12 गुना 12, तो ये हमारा आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि इस दोनों बक्से में रखना है सामान। तो इन दोनों बक्से के आयतन को जोड़ देंगे हम लोग। तो हम लोगों का इसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग को जोड़ करके आएगा 3015 सेंटीमीटर क्यू, 3015 सेंटीमीटर क्यू। यहाँ तक समझ में आया कि आखिर इसका आयतन हमारा 1287 सेंटीमीटर क्यू आया, इसका आयतन हमारा जो है 1728 सेंटीमीटर क्यू आया। तो दोनों के आयतन को हमने जोड़ कर दिया तो 3015 सेंटीमीटर क्यू आया। अब यहाँ पे इस घन का जो है भुजा 1 1 1 यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1 सेंटीमीटर क्यू, 1 सेंटीमीटर क्यू। ऐसे ऐसे कितने हैं इसके पास, 3060। तो एक घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यू हुआ, तो 3060 का आयतन क्या हो जाएगा, 3060 सेंटीमीटर क्यू। यानी कि उसको समान रखना था इतना और जगह है उसके पास इतना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि उसको जितना सामान रखना था ये ज़्यादा है और जगह उसके पास कम है, तो कितना सामान वो नहीं रख पाएगी। तो इसको हम लोग सीधा क्या कर लेंगे, जितना सामान यहाँ पे ज़्यादा है इसमें से इसको घटा लेंगे, 3015 को यहाँ पे घटा देंगे इसमें, ठीक है। जब इसको हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 45, यानी 45 घन जो 1 सेंटीमीटर क्यू के होंगे वो इस बक्से में नहीं रखे जा सकेंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं, 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। किसी वर्ग की भुजा, वर्ग बना लेते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर है, वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई के 2/3 है। तो लंबाई इसका क्या है, 48 का 2/3 इसका भुजा है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में और 16 दूना 32, यानी वर्ग की भुजा क्या आ गई, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का योग बताइए। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 21 और 48 को गुना कर लीजिए और यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो होगा भुजा गुना भुजा, साइड स्क्वायर, यानी 32 गुना 32 कर लीजिए, क्योंकि इसका चारों भुजा बराबर होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोगों को आ जाएगा, वर्ग का आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 100। आप लोग ये कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे गलती भी हो जाए। 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा यहाँ पे 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 1024 को यहाँ पे हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 8 4 12 2, बाकी 1 2 1 3 0 और 2, 2032 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गुणनफल 672 गुना 36 गुना 25 बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताह में मिनट की संख्या, 60 दिनों में घंटों की संख्या, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। इसको पूरा तीनों को जब हम लोग गुना कर लेंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा हम लोगों को 604800, 604800, ठीक है। इतना आया इसका गुणनफल इज इक्वल टू। अब हमको इसको चेक करने के लिए हर एक ऑप्शन को एक एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो चलिए हम लोग एक पहला से शुरू करते हैं, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, ठीक है। आपको पता है कि पहला चीज क्या, कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट और 60 मिनट, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 1 आवर में सेकेंड हो जाएगा 60 गुना 60,
ये तो 1 घंटा में निकला सेकेंड इतना। अब एक दिन में 24 घंटे, तो गुना 24, और कितना दिन का बोल रहा है, 1 हफ्ता का, तो 1 हफ्ता में 7 दिन, तो गुना 7। अब इसको हम लोग करके देखते हैं, 3600 गुना 24 गुना 7, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा यही आ जाता है आंसर, इसका गुणनफल। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, अगर हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं होता तो फिर हमको दूसरा ऑप्शन को भी इसी तरह चेक करना पड़ता। 7 हफ्ता में मिनटों की संख्या, तो फिर उसी तरह करते हैं कि 1 घंटा में कितने मिनट, एक दिन में कितने मिनट, फिर 7 दिन में तो गुना 7 करना होता। तो इस तरीके से इसको बार बार ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको। इसका एक ही उपाय है कि आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार 1/3 हो जाता है। ठीक है, अगर कोई मछली, यहाँ पे ताज़ा मछली है, इसका वजन अगर 3 किलो है, जब इसको सुखाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सूख करके 1 किलो का हो जाएगा। यही कह रहा है। सावी जो एक लड़की है वो 2709 किलो ताज़ा मछली खरीदती है 27 रुपये प्रति किलो की दर से। ठीक है, उसको सुखाती है और 97.5 प्रति किलो की दर से बेच देती है। तो उसका कुल लाभ क्या होगा? चलिए पहले यहाँ पे लाभ के लिए हमको जानना होगा कि उसको खरीदने में टोटल कितना पैसा लगा और बेचने के बाद कितना पैसा मिला। अगर बेचने के बाद ज़्यादा मिला होगा, एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा है लाभ का, तो यानी बेचने के बाद उसको हमेशा ज़्यादा पैसा मिला होगा, तभी तो लाभ हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य निकालते हैं। सॉरी, हिंदी लिखना थोड़ा टफ हो रहा है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं। ठीक है, सीपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि वो खरीद रही है कितना केजी, 2709 केजी। ठीक है, और 1 केजी का उसका दाम है 27 रुपया, तो टोटल 2709 केजी का दाम कितना हो जाएगा, गुना 27। ठीक है, क्लियर है? जब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है, इसको गुना करने के बाद हो जाएगा इसको 73,143 रुपये, 73,143 रुपये। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य, जिसको कि हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, वो हम लोग को निकालना है। सबसे पहला चीज़ हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि सूखेगा। तो 2709 केजी जो है ये सूख करके कितना होगा, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 2709 को 1/3 से गुना कर देंगे। सूखने के बाद यही होता है, 1/3 हो जाता है। तो 3 से कटाएंगे इसको, 3 × 27, 0 और 3/3 9, कितना हो गया, 903 केजी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल कितना बेच रही है वो, 903 केजी। किस दर से बेच रही है, तो 97.5 रुपया, 97.5। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करने के बाद आएगा 88,042 रुपया 50 पैसा, 88,042.5। अब देखिए, खरीद रही थी 73,143 रुपया में और बेच रही है उसको 88,042 रुपया 50 पैसा में, तो लाभ हो रहा है उसको। कितना लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे हम लोग, 143। अब डेसिमल है यहाँ पे, तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा के इसको 0 कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में 0 5, डेसिमल ऐसे ही उतर जाएगा। 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, और 8 में से 7 गया 1। यानी इसको क्या हो रहा है, 14,899 रुपया 50 पैसे का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगा, और जो समय लगा उसको मिनट में बताना है। तो सबसे पहले क्या उसको करना है, बाईसाइकिल से एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ कि चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है दूरी, डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, इसी फार्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वो क्या कर रही है, बाईसाइकिल से जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को चाल कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना जा रहा है 16 किलोमीटर, समय नहीं पता।
ठीक है। तो यहाँ पे समय के लिए क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो 15 नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 16/15 हो जाएगा। यानी पहला जो ये बाईसाइकिल द्वारा इतना दूरी जा रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं t1, ये जाने में उसको लगा कितना, 16/15 घंटे। ठीक है, इतना घंटा लगा। यहाँ क्यों घंटे में लिखे, क्योंकि ये प्रति घंटा की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, t2 के लिए मान लेते हैं दूसरा वाला क्या है हमारा, स्कूटर द्वारा जो जा रहा है, ये क्या है हमारा, इसमें जो समय निकलेगा वो t2 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टोटल ऊपर जो कितनी दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर दूरी ऊपर चाल से भाग कर दे देंगे उसमें बटे 50। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कैंसिल, क्या आया, 2/5 घंटा। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग t3 निकालेंगे। t3 बराबर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, खत्म। ये बचा क्या, t3 यहाँ पे 5/6। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल जाएगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम तीनों को जोड़ देंगे, 16/15, 16/15 जोड़ 2/5 जोड़ 5/6, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 16/15, कुल समय निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा यहाँ पे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, 15, 5 और 6 का लघुत्तम, तो ये आ जाएगा एलसीएम हम लोग का 30। 15 दूना 30, तो यानी 16 दूना 32 जोड़ 5 6 के 30, तो 6 दूना 12 प्लस 6 पंचे 30, तो 25 25। शायद ये फॉन्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, 32 + 12 + 25 कर लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा जोड़ करके 69 बटे नीचे क्या है, 69/30। अब ये हमारा क्या आया, घंटा, इतना घंटा लगेगा। अब इसको आंसर पूछ रहा है मिनट में करने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 30 दूना 60 और 69 दूना क्या हो जाएगा, 138। कितना मिनट लगा, 138 मिनट लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो कल ही मैंने इसको बताया था, स्थानीय मान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। आपको कल भी मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अंकगणित की जो सबसे 4 बेसिक संक्रिया होती है वो होती है जोड़ घटाव गुना भाग, जोड़ घटाव गुना भाग। इसी चारों पे पूरा पूरा अर्थमेटिक अंकगणित जो है वो टिका हुआ है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ना सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला कह रहा है क्या कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, जोड़ का शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, या फिर कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाना चाहिए। फटाफट इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्लियर है, क्यों किया जाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी कक्षा में हम लोग अगर बच्चे को सिखाने के लिए जाएंगे, तो उसका अगर सिर्फ मूल्यांकन हम लोग करने वक्त शाब्दिक प्रश्न का प्रयोग करेंगे तो बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा। मूल्यांकन एक शिक्षक कर रहा होता है, तो शिक्षक को वो समझ में आएगा, बच्चे को तो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सिखा कैसे रहे, इससे तो कोई कॉन्सेप्ट सिखाने का नहीं हो रहा है। बट अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, शाब्दिक प्रश्नों का द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम जाते हैं किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, मैंने तुम्हें 2 चॉकलेट और दे दिया, तो कितने चॉकलेट हुए। या फिर उसको कहते हैं क्या कि तुम्हारे पास 10 रुपये थे और उसको तुमको जो है अगले दिन फिर 10 रुपये पापा ने दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने हो गए। या फिर क्लासरूम में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी क्लास से भी 10 बच्चे आकर के बैठ गए, तो कितने बच्चे हो गए। तो इस तरह के शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा अगर हम लोग जोड़ की संक्रिया का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो बच्चे ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया,
प्रश्न क्या है कि एक टोकरी में 5 सेब हैं और 7 सेब और डाल दिए गए, टोकरी में अब कितने सेब हैं? अगर इस तरह का शाब्दिक प्रश्न पूछा जाता है तो वो किस मॉडल, किस श्रेणी से संबंधित प्रश्न होगा? इसका आंसर होगा सही सी, समुच्चयन। समुच्चयन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, सेट बनाना, ठीक है। तो अगर 5 3 4 5 सेब थे, 7 और डाल दिए गए, तो ये क्या हो गया? एक सेट बन गया, समुच्चय बन गया। तो ये समुच्चयन कहलाता है, ठीक है। दो चीजों को मिला करके एक बनाना समुच्चयन की क्रिया कहलाती है, समुच्चयन श्रेणी में आता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। क्या है ये कथन? गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन कहता है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। दूसरा कहता है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। और चौथा कह रहा है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान ही नहीं है। चलिए फटाफट इसका आंसर लगाने का प्रयास करिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। त्रुटियां लापरवाही को नहीं दर्शाती है। अगर बच्चे को कोई लापरवाही से गलती नहीं करता, उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर वो गणित में त्रुटियां करता है। समझ में नहीं आता है तो लापरवाही नहीं है ये। हाँ, ये बोध हम लोगों को जरूर करवाया जाता है बच्चों को कि आखिर वो अवधारणा किस प्रकार, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 2+2 करने में गलत कर रहा है तो ये त्रुटि दिखाता है कि बच्चे किसी अवधारणा की रचना उसको किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनकी रचना अपने दिमाग में वो किस प्रकार से अवधारणा की कर रहे हैं, ये दिखाता है गलती, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 2 सही है। सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। सही क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। गलती करने से फीडबैक उसको क्या मिलता है? वो तो उसका परफॉर्मेंस दिखाता है कि आप, कोई भी जो प्राप्तांक होता है वो उसके क्लास में उसका पोजीशन दिखाता है, उसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। त्रुटियों के बारे में तो कहीं भी फीडबैक नहीं मिलता है। रिजल्ट जो आता है उसमें हम लोगों को कहीं फीडबैक मिलता है क्या गलती के बारे में? नहीं। और ये ऑप्शन तो खैर सरासर गलत ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन है संख्या चार्ट। दूसरा ऑप्शन कहता है अबेकस, जिसको कि गिनताड़ा कहते हैं। तीसरा कह रहा है 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड, या फिर डाइन्स ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डाइन्स ब्लॉक। अब डाइन्स ब्लॉक क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए इसको हम लोग कहते हैं डाइन्स ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा क्या है? डाइन्स, DYNE, सॉरी हटाइए, डाइन्स ब्लॉक है ये। डाइन्स ब्लॉक को हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए। इसमें क्या होता है कि डाइन्स ब्लॉक में हमारा इस तरह का सीरीज बना होता है जिससे कि हम लोग बच्चे को सिखाते हैं किस चीज़ के बारे में? वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के बारे में। ये संकल्पना क्या सिखाती है बच्चों को कि ये हर एक बॉक्स जो है अपने आप में क्या है? एक है। जब ऐसे ऐसे 10 बॉक्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या निर्माण करेंगे? दहाई का, जिसको टेंस कहते हैं, ये इकाई है। और जब ऐसे 10 वाले ब्लॉक, जैसे ये एक है तो ऐसा ऐसा 10, यानी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 ब्लॉक मिल गए, यानी 10 वाले 10 ब्लॉक मिल गए तो ये क्या बन गया? सैकड़ा, 100, ठीक है। और जब सैकड़ा वाले में 10 और, यानी 100 वाले ब्लॉक में 10 ब्लॉक वैसा ही ऐड हम लोग जमा कर दिए, और तो वो क्या बन गया? 1000। यानी देखिए ये एक तरफ ये 100 है तो फिर इसी तरह का 10-10 ब्लॉक हम लोग सटा दिए तो ये क्या बन गया? 1000 का बन गया। डाइन्स ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और हम लोग अबेकस को भी देख लेते हैं। अबेकस ये गिनताड़ा कहते हैं, जो जिससे बचपनों में बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1/10 1/100 से बड़ा है। संख्या चार्ट क्या होता है? संख्या चार्ट में तो हम लोग जो गिनती लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, वो उसको संख्या चार्ट कहते हैं। 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड क्या होता है कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये हमारा इस तरीके से 10x10 में बटा हुआ है, ठीक है। मतलब 10 खाने इधर से 10 खाने इधर से, यानी देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम लोग जो है ये वाला सेक्शन को 10x10 का ग्रिड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस ग्रिड से क्या हम लोग 1/10 और 1/100 की संकल्पना को सीख पाएंगे? 1/10 और 1/100 की संकल्पना को समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन जब हम पूरा ये कंबाइंड रूप से जब इस चीज़ को ले आया जाता है, इसको डाइन्स ब्लॉक कहते हैं। और इसके माध्यम से देखिए सीखना आसान है कि 1/10 क्या होता है। इस 10 का जो एक भाग होगा वो 1/10 होगा। इस पूरे सैकड़ा का जो एक भाग होगा वो 1/100 होगा। तो यानी क्या कि इस दहाई में इकाई जो होता है वो
1/10 जब कर देंगे, 1/2 का जब हम लोग 1/10 निकालेंगे तो वो 1 इकाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसका जब हम लोग 1 सैकड़ा का 1/100 निकाल देंगे तो वो 1 इकाई हो जाएगा। तो इस तरह का जब हम लोग को संकल्पना बच्चों को सिखाना होता है तो सबसे अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम क्या होता है हमारे लिए? डाइन्स ब्लॉक। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन कह रहा है पहला आकलन, दूसरा कह रहा है प्रेक्षण, और तीसरा कह रहा है अध्यारोपण, और चौथा कह रहा है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। ठीक है, तो इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर समझना मुश्किल हो रहा है। इसको कहते हैं असेसमेंट, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग अध्यारोपण को क्या कहते हैं? इम्पोजिशन, और डी तो अप्रमाणिक इकाइयों का उपयोग। तो इसका आंसर फटाफट लगाने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, उसको मतलब उसका प्रेक्षण करना, परीक्षा करना, यानी उसका हर एक छोटे छोटे पहलू को ध्यानपूर्वक समझना, देखना। तो जब हम लोग दो विमा का या उससे अधिक वाले जो वस्तु होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ग लिया, एक त्रिभुज लिया, इन दोनों के माप के बारे में जब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही सबसे सटीक तरीका होगा कि जब 4 भुजा रहती है तो कैसे उसका हम लोग माप करते हैं, 3 भुजा रहती है तो कैसे माप करते हैं, वही जब हम लोगों का ये इस तरह का 6 भुजा वाला कुछ हो जाता है तो कैसे माप करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है 2 विमा और उससे अधिक वाले वस्तुओं के माप के बारे में जानने के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, किस चीज में मदद करती है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, तीसरा कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, और आखिरी ऑप्शन कह रहा है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समस्या को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। गणित में पहेलियां हम लोग देंगे, जितनी ज़्यादा पहेलियां देंगे तो बच्चे उसको सुलझाने के लिए अपने कौशल का प्रयोग करेंगे, और पहेलियों के द्वारा हम उसके प्रश्न को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। गणितीय संचारण उल्लेख करता है किस चीज का? पहला है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, दूसरा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल, तीसरा कह रहा है गणित में कक्ष में बोलने की क्षमता, और चौथा कह रहा है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। फटाफट इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण मतलब क्या हुआ कि उसका संचार, गणित का संचार हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं? तो हम लोग गणित का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है उसको कंठस्थ करवाना, यानी समाहित करवाना, और उसको ऑर्गेनाइज एक संगठन के रूप में सारे चीज़ को, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग, सारे विचार को हमने उनके अंदर समाहित करवा दिया। उसके बाद इन सारे जो कॉन्सेप्ट को हमने सिखाया, इसको कैसे संगठित करके हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इस तरह की चीज़ों की क्षमता को हम लोग बच्चे में विकास करते हैं। तो इसी क्षमता के विकास करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गणितीय संचारण। क्लियर है? तो आज के सेट में हमारा कुल 15 प्रश्न हो चुका है और ये आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।